हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर करेंगे। इकोनॉमिक्स में थोड़ा सा हम लोग का सिलेबस स्लो चल रहा है, बट टेंशन वाला बात नहीं है, क्योंकि इको का दो पार्ट जो है, एक होता है सेक्शन ए जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा है सेक्शन बी जिसमें है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला चैप्टर बहुत लेंदी है, 5-5, 6-6 क्लास, 7-7 क्लास लग जाता है। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाला सिलेबस जो है 3 चैप्टर्स 3 यूनिट एकदम इजी है। मतलब इतना इजी कि कोई भी चैप्टर में 2 क्लास से ज़्यादा लगने वाला नहीं है। हो सकता है तो एक ही क्लास में भी ख़त्म किया जा सकता है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो 3 चैप्टर्स है, देखिए आप लोगों को नज़र आएगा। ये पहला 3 चैप्टर नेशनल इनकम, सिंपल केनीजियन सिस्टम, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये पहला 3 चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स वाला चैप्टर, लेंदी है, जिसमें से 2 ऑलरेडी हम लोग कंप्लीट कर दिया। बैलेंस ऑफ पेमेंट भी ऑलमोस्ट रिकॉर्डिंग में चल रहा है। उसके बाद जो रिमेनिंग 3 चैप्टर है, ब्रीफ कॉलोनियल पास्ट, इवॉल्विंग फीचर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर, ये तीनों बहुत छोटा चैप्टर है। ये तीनों में से एक 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। तो इको का ज़्यादा सिलेबस हम लोग के पास नहीं है, ठीक है ना। तो आज जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, यूनिट नंबर 4, ब्रीफ रेफरेंस टू कॉलोनियल पास्ट। अब इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का 3 यूनिट में से ये पहला यूनिट है। अब सर पहले हमको ये बताइए इसका मतलब क्या है, ब्रीफ कॉलोनियल पास्ट का मीनिंग क्या है, क्या मतलब हो रहा है इससे, व्हाट डू यू मीन बाय दिस। देखिए ब्रीफ कॉलोनियल पास्ट का मीनिंग है, आप लोग सबको पता होगा। देखिए ये वाला टॉपिक ना इजी है, लेकिन थोड़ा सा हिस्ट्री से लिंक्ड है, तो थोड़ा बहुत हिस्ट्री का भी पॉइंट्स इसमें आएगा। हम लोग को पता है कि ब्रिटिशर्स इंडिया में रूल किया है। हम लोग ब्रिटिश के कॉलोनी थे, गुलाम थे, बोल सकते हैं। ब्रिटिशर्स के दौरान में एग्रीकल्चर का, इकोनॉमी का क्या हाल था, उसको हम लोग यहाँ पे समझेंगे, उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है ना। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक चले। तो देखो ब्रीफ कॉलोनियल पास्ट में आ जाते हैं हम लोग। इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। ब्रिटिश रूल का एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर क्या इम्पैक्ट रहा, What was the impact of ब्रिटिश रूल ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर। ब्रिटिशर्स जो इंडिया में रूल किया है, क्या उसका इम्पैक्ट रहा है एग्रीकल्चरल सेक्टर के ऊपर। अब हम लोग को पता है भाई, इंडिया जो है वो आज भी एग्रीकल्चर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन इकोनॉमी में। और जब देश आज़ाद हुआ था तो उस वक्त तो एग्रीकल्चर ही इम्पॉर्टेंट था पूरा इकोनॉमी में, ठीक है ना। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड इंडिया एग्रीकल्चरल सेक्टर जो था वो स्टैग्नेंट हो गया था। स्टैग्नेंट मतलब एक जगह रुका हुआ, कोई ग्रोथ नहीं, नो ग्रोथ। बहुत सारा रीज़न था उसका। मेन जो रीज़न था वो था लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। रूरल इंडिया में इरिगेशन का कोई फैसिलिटी नहीं था। ब्रिटिशर्स लोग इन्वेस्टमेंट रेलवेज में किया, इंफ्रास्ट्रक्चर किया, क्यों, देश से मोहब्बत था, नहीं भाई अपना लिए रेलवेज को डेवलप किया ताकि ट्रूप्स को एक जगह से दूसरा जगह भेज सके, सामान को एक जगह से दूसरा जगह भेज सके। लेकिन इंडिया का डेवलपमेंट के लिए ऐसा कुछ वो लोग किया नहीं। वो लोग भाई रूल करने, डेवलपमेंट के लिए थोड़ी आया था, 7 समुंदर पार से लूटने आया था। तो मेन काम था लूटना, लूट रहा था, ठीक है। The Britishers made huge investment for spreading railway network all over the country, mainly क्यों, ताकि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, फूड क्रॉप हो या रॉ मटेरियल हो, उसको ट्रांसफर किया जा सके एक जगह से दूसरा जगह। अनदर रीजन था कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को कमर्शलाइज कर दिया गया। क्या मतलब है कमर्शलाइज कर दिया गया, जूट, रॉ कॉटन, ऑयल सीड्स, रबर, इंडिगो, ये सबको ज़्यादा ग्रो करवाने बोल रहा था। क्यों, क्योंकि ये सबका फॉरेन मार्केट में डिमांड था। एग्रीकल्चर इंडिया में, इंडिया का क्रॉप्स लेकर फॉरेन भेजा जा रहा था एज अ रॉ मटेरियल।
इंग्लैंड में उस वक्त इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल गया था। अब इंग्लैंड का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चलने की वजह से ठीक है, इंग्लैंड का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चलने की वजह से इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल चाहिए। वो रॉ मटेरियल कहाँ से आता था? इंडिया से आता था। ठीक है ना, कहाँ से आता था? लाइटिंग का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, देख रहे हैं कि ब्लैक हो जा रहा है। ठीक है, क्या कर सकते हैं भाई, थोड़ा लाइटिंग का इशू हो रहा है, होने दो। तो हम लोग कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पढ़ाने में बार बार, जो लाइटिंग का इशू हो जा रहा है। डार्क वैसे यहाँ पे घूम रहे डार्क हो जा रहा है, यहाँ पे टर्न कर रहे तो डार्क हो जा रहा है। मतलब पीछे में लाइट है ना, सामने में लाइट है नहीं। और ये थोड़ा इवनिंग के बाद क्लास हो रहा है अंधेरा में, जिस वजह से। अदरवाइज दिन में हम ज़्यादातर क्लासेस दिन या अर्ली मॉर्निंग रिकॉर्ड करते हैं तो दिक्कत नहीं होता। तो ठीक है, थोड़ा सा सहना होगा, अब इसको इग्नोर करके कॉन्सेंट्रेट से सही से पढ़ाना पड़ेगा। तो देखिए, तो इससे क्या हुआ, प्लांटेशन सेक्टर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगा। मतलब क्या, देखो इंडिया का फूड क्रॉप में उतना ब्रिटिशर्स इंटरेस्टेड नहीं था, इंटरेस्टेड था रॉ मटेरियल्स के लिए अपना। तो उन लोगों का जो कैश क्रॉप था उसको ज़्यादा उगाया जा रहा था, जिससे ये समझ में आ रहा था कि वो लोग अपना बेनिफिट के लिए काम ज़्यादा कर रहा था। और इसी वजह से फूड का शॉर्टेज होने लग गया इंडिया में, और बहुत फेमस बंगाल फेमिन, जिसमें लाखों लोगों का जान चला गया। क्यों? खाना का शॉर्टेज भाई, फूड क्रॉप तो उगी रहा नहीं है। समझ में आ रहा है? तो देखो क्या स्टेट था, द कॉजेज ऑफ पुअर स्टेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर वर द फॉलोइंग। क्या क्या था रीजन, कॉजेज ऑफ पुअर स्टेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर? पहला, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। इंडियन क्रॉप्स का जो प्रोडक्टिविटी था, वो बहुत कम था। प्रोडक्टिविटी का क्या मतलब है, जैसे कि मान लो ये 1 कट्ठा ज़मीन है। अब 1 कट्ठा ज़मीन में यूएस में अगर फॉर एग्जांपल मान लो 3 क्विंटल अनाज हो रहा है, यही 1 कट्ठा ज़मीन में इंडिया में 1 क्विंटल अनाज हो रहा है। सेम ज़मीन लेकिन प्रोडक्टिविटी अलग। तो इंडियन एग्रीकल्चर जो था वो मेनली, इंडिया का जो एग्रीकल्चर था उस वक्त लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी था, प्रोडक्टिविटी का लेवल बहुत कम था। ऑल्दो एग्रीकल्चर जो था वो बैकबोन था इंडियन इकोनॉमी का, हमेशा से रहा है, लेकिन प्रोडक्टिविटी लैंड का बहुत कम था, लेबर का प्रोडक्टिविटी बहुत कम था। क्यों कम था सर? रीज़न था इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं था। ड्राई एरियाज़ में मॉनसून के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता था फार्मर्स को। समझ में आ रहा है? अगर कभी कदार सूखा पड़ गया या फ्लड आ गया तो क्रॉप्स खराब हो जाता था। इंडियंस के पास मॉडर्न एग्रीकल्चर मशीन्स नहीं था जिसको वो लोग यूज़ कर सके। फार्मर्स लोग जनरली गरीब रहता था, डिपेंड करता था भाई बैलगाड़ी के ऊपर अपने काम के लिए। ठीक है ना? और उस वक्त कोई HYV सीड्स एंड ऑल भी नहीं आया था। ठीक है, फार्मर्स लोग को कोई क्रेडिट फैसिलिटीज़ देने के लिए भी अवेलेबल नहीं था, और अगर पैसा मिलता भी था तो बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलता था, हमेशा वो लोग कर्ज में रहता था, जिस वजह से इंडियन एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी बहुत लो था। दूसरा था हाई डिग्री ऑफ वर्नेबिलिटी। क्या मतलब है ये पॉइंट का? देखो इंडियन एग्रीकल्चर जो था वो मेनली डिपेंडेंट था मॉनसून के ऊपर। इनफैक्ट एग्रीकल्चर ऑपरेशन जो था इसको बोला जाता था गैम्बल ऑफ द रेन्स, एक तरह का जुआ है। सही टाइम में पानी गिरा तो फसल सही, खराब टाइम में अगर पानी सही टाइम में नहीं गिरा फसल खराब। तो एक तरह का ये जुआ था। ठीक है ना? हाई बहुत प्रॉब्लम था, बहुत रिस्क इन्वॉल्व था इसमें। इन अ ईयर ऑफ नॉर्मल रेन ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता था, लेकिन अगर नॉर्मल रेन के दौरान भी उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता था। उतना ज़्यादा प्रॉब्लम का मतलब क्या है? फार्मर लोग को 2 टाइम खाना मिल जाता था। लेकिन जहाँ क्रॉप फेलियर हुआ, भूखमरी एकदम भर जाता था कंट्री में। समझ में? उस वक्त कोई क्रॉप इंश्योरेंस वाला सिस्टम भी नहीं था। ठीक है ना? सब वही पूजा दुआ यही सब करता था रेन गॉड से, भाई बारिश हो जाए। ठीक है ना? लगान मूवी में कैसे बोलते हैं, आरे मेघा बारिश तो बरसाओ। तो एक तरह का वही इसी तरह का टैक्टिक्स यूज़ करता था। ठीक है ना? तीसरा, एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड मार्केट फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। हम अपना देखो, किसान तो पढ़ा लिखा नहीं है, अमेजोन फ्लिपकार्ट तो नहीं आते था उस वक्त, था भी नहीं, और इतना ज़्यादा पढ़ा लिखा है भी नहीं उन लोग, उतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी तो समझता नहीं है। अब हम फसल उगा लिए, बेचेंगे कहाँ? किसको बेचे? कौन लेगा मेरा फसल को? ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था।
Another cause of stagnation of Indian agricultural sector in the colonial era was the absence of organized market for agricultural product. Agricultural product में एक प्रोडक्ट के लिए कोई मार्केट नहीं था. इन फैक्ट मार्शल बोला है इकोनॉमिक प्रोग्रेस तभी होगा, ठीक है, इकोनॉमिक प्रोग्रेस कंसिस्ट ऑफ मार्केटिंग एट अ डिस्टेंस. मार्केटिंग अगर वो सही से हो सकता है प्रोडक्ट को, तो वो एक तरह का ऐसा जैसे अभी बनाया है ना, सरकार एक मंडी बनाया है, ऑर्गेनाइज किया है, एमएसपी लगा है, मिनिमम सेलिंग प्राइस, फार्मर्स लोग के लिए क्रॉप इंश्योरेंस है, फार्मर्स लोग को लोन दिया जा रहा है सब्सिडाइज रेट में. ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं था. जो दाम मिल जाता था किसान बेचारा गरीब उसी में उसको बेचना पड़ता था. उसको पता है फसल कट गया है, ज़्यादा दिन तक रहेगा नहीं, नहीं बेचेंगे सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा, स्टोरेज के लिए वेयर हाउस चाहिए, गोडाउन चाहिए. भाई गरीब का खाने का ठिकाना नहीं है, वो गोडाउन और वेयर हाउस कहाँ से लाएगा, ठीक है, ठीक है. प्लस ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट, ज़्यादा दूर तक ले जाकर बेच भी नहीं सकते, रोड्स का कंडीशंस ख़राब, फार्मर्स इलिटरेट. ज़्यादातर पैसा लोग मिडिल मैन और ट्रेडर्स कमा लेता था. बोला हाँ कितना है, अच्छा 1000, ठीक है 1000 नहीं देंगे 200 देंगे, 200 में ये दो पर 100 kg पर क्विंटल. अब भाई 200 में ये लोग लेता था और ये लोग बेचता था कस्टमर को 2000 में. तो बीच का तो ये लोग कमा रहा था, फार्मर्स कमा नहीं पा रहा था. क्यों? क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड मार्केट नहीं था एक. फिर यूज ऑफ लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. प्रोडक्शन जो होता था वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज किया जाता था इंडिया में. क्या मतलब है लेबर इंटेंसिव टेक्निक? मतलब मॉडर्न इक्विपमेंट, मॉडर्न मशीनरीज था ही नहीं. मॉडर्न इक्विपमेंट्स और मॉडर्न मशीनरीज था ही नहीं एग्रीकल्चर में, ठीक है. चीप इंडियन लेबर और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक के जगह, सॉरी चीप इंडियन लेबर होने की वजह से मशीनरी की जगह लेबर को ही यूज़ किया जा रहा था. प्लस फार्मर्स लोग के पास उतना पैसा भी नहीं था कि एडवांस टेक्नोलॉजी यूज़ करे. फॉरेन में देखते हो यूएस एंड ऑल में 10 एकड़ ज़मीन है, 2-3 आदमी मिलकर मैनेज कर ले रहा है. तो कैसे भाई ड्रोन से फार्मिंग हो रहा है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ किया जा रहा है, ड्रिप इरीगेशन यूज़ कर रहा है. हम लोग कहते नहीं कि जाके बारिश पाइप से पानी दे रहा है, ये कर रहा है, कुछ नहीं. तो मॉडर्न टेक्निक यूज़ कर रहा है, पैसा है, टेक्नोलॉजी है, ठीक है. तो इंडिया में लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ हो रहा था जिस वजह से प्रोडक्टिविटी ख़राब था, एग्रीकल्चर का हालत ख़राब था. फ्यूडलिज्म इन एग्रीकल्चर. फ्यूडलिज्म का मतलब होता है लैंडलॉर्डिज्म. जो लैंड का ओनर था वो लोग क्या करता था, ज़्यादातर जो फार्मर्स था उसका अपना लैंड नहीं था. वो लोग क्या करता था, लैंड ज़मींदार का था, फार्मर लोग को दिया हुआ था, फार्मर लोग उसमें खेती करता था. अब क्योंकि फार्मर लोग ओनर नहीं था लैंड का, वो लोग कुछ ज़्यादा खर्च भी नहीं करता था लैंड का प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में. अब भाई हम हाई रेंट में रहेंगे, ये घर मान लो मेरा हाई रेंट का रहेगा, तो हम सोचेंगे हाई रेंट में रह रहे तो चलो भाई पेंट करवा लेते हैं, टाइल्स लगवा लेते हैं, इंटीरियर करवा लेते हैं. बोले नहीं भाई, हम कल को टाइल्स लगवाए, बाड़ी वाला हमको हटा दिया तो, लैंडलॉर्ड हटा दिया तो, अपना रहेगा तो हम खर्च करेंगे. उसी तरह फार्मर्स लोग अगर अपना रहता ज़मीन तब उन लोग खर्च करता, लेकिन ज़्यादातर फार्मर्स लोग का लैंड अपना नहीं था, ज़मींदार का था, तो लोग सोच रहा हम लोग क्यों खर्च करें, ठीक है. दे हैड नो इंसेंटिव्स टू रेज प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड, ठीक है. वो लोग को एक फिक्स वेजेस मिलता था प्रोडक्शन के हिसाब से, और बाकी जितना पैसा है वो सब लैंडलॉर्ड कमा लेता था, ब्रिटिशर्स कमाता था. सब डिविजन्स ऑफ लैंड होल्डिंग. क्या मतलब है, लैंड होल्डिंग्स का जो साइज था वो कंट्री में बहुत छोटा छोटा था. क्या मतलब है छोटा छोटा था? अब मान लो मेरा 1 BHK फ्लैट है, वो 1 BHK फ्लैट में क्या बोलेंगे, हम 10 लाख का इंटीरियर करवाएंगे, हम 20 लाख का इंटीरियर करवाएंगे. नहीं भाई, जगह बड़ा रहेगा तब हम खर्च करेंगे, इतना छोटा जगह में खर्च करके क्या होगा. उसी तरह लैंड होल्डिंग का साइज़ इंडिया में बहुत छोटा छोटा था, जिससे फार्मर्स लोग फिक्स्ड कॉस्ट इन्वेस्टमेंट उतना ज़्यादा करना नहीं चाहता था. लैंड का साइज़ बड़ा रहेगा तभी ना आदमी फार्मिंग ज़्यादा करेगा, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेगा, ठीक है. तो ये सब रीजंस था एग्रीकल्चर का ख़राब होने का इंडिया में. अब देखो इंट्रोडक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम एंड द फोर्स कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. किस तरह का लैंड रेवेन्यू सिस्टम फॉलो होता था और फोर्स्ड कमर्शलाइजेशन को एक्सप्लेन करेंगे अभी.
अब देखो 3 लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। फोर्स कमर्शलाइजेशन का मतलब क्या था? कमर्शलाइजेशन का मतलब था ब्रिटिशर्स वही क्रॉप्स उगाने बोल रहा था देश के फार्मर्स को जो कि मार्केट में फॉरेन में बहुत ज़्यादा डिमांड में था, जैसे कि इंडिगो, नील है ना। इंडिगो कल्टीवेटर्स का प्रोटेस्ट हिस्ट्री में पढ़े है ना, ज़बरदस्ती बोला था इंडिगो ग्रो करो। क्यों? क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ में, यूरोप में इंडिगो का डिमांड था। अब ये हो गया फोर्स कमर्शलाइजेशन, जबरदस्ती नहीं। फूड क्रॉप्स अगर तुम नहीं सुनोगे तो तुम्हारा खेत जला दिया जाएगा, तुमको जेल में बंद कर दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? जिसके अगेंस्ट गांधी जी मूवमेंट भी किए है ना कि नहीं, फोर्स कमर्शलाइजेशन नहीं करवा सकते, फार्मर्स अपनी मर्जी से उगाएगा क्या उगाना है उसको। अब कमर्शलाइजेशन का मतलब होता है कि नॉन फूड क्रॉप्स को उगाओ और बेचो मार्केट में, ठीक है ना। दी एंड ऑफ द अर्ली कमर्शलाइजेशन, तो अर्ली फेज में क्या हुआ था? इंडिगो और ओपियम उगाने बोला था ईस्टर्न इंडिया में, जो कि ठीक है। अब मच बिगर कमर्शलाइजेशन बेस्ड ऑन कॉटन, वीट और सम एक्सटेंट में राइस भी ऑलरेडी हो गया था इंट्रोड्यूस। कॉटन एंड वीट दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट कमर्शियल क्रॉप्स था। फिर आहिस्ते आहिस्ते करके ऑयल सीड्स, टोबैको, शुगर केन ये करने लगा। द ब्रिटिशर्स गेव द जमींदार राइट कि लैंड का ओनरशिप आपके पास है ऑन द कंडीशन कि आप लोग सर्टेन पोर्शन लैंड रेवेन्यू का हम लोग के साथ शेयर करोगे, ठीक है ना। और फार्मर से कलेक्ट करने का जिम्मेदारी भी आप लोगों का है, मतलब फार्मर से कलेक्ट करने का जिम्मेदारी भी किसका है? लैंडलॉर्ड्स का है, जमींदार का रहेगा। तो ब्रिटिशर्स कलेक्ट करता था लैंडलॉर्ड से और लैंडलॉर्ड कलेक्ट करता था, अच्छा ब्रिटिशर्स लैंडलॉर्ड से कलेक्ट करता था 1/4 to 1/3, 25 to 33% ऑफ द आउटपुट फ्रॉम द फार्मर्स टू बी एबल टू मीट देयर ऑब्लिगेशन टू द ब्रिटिशर्स। मतलब समझ रहे हो, 25 to 33% टैक्स कलेक्ट करता था फार्मर्स लोग से। अब लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑपरेटेड लाइक दिस, फार्मर को या तो पे करो लैंडलॉर्ड को रेंट कैश में या फिर काइंड। काइंड मतलब होता है फसल, कि भाई जितना हुआ है उसका 1/3 आपको देना होगा या 1/4 देना होगा। और लैंडलॉर्ड्स वर फोर्स्ड टू सरेंडर अ पोर्शन ऑफ द रेंट कलेक्टेड फ्रॉम द फार्मर which was paid in cash by selling the output in the market. So landlord acted as the intermediary between peasants and the Britishers. तो देखो ब्रिटिशर्स था, ये बोलता था लैंडलॉर्ड को तुम फार्मर से डील करो, कलेक्ट करो और फिर हमको दे दो, हम तुमसे समझेंगे। तो लैंडलॉर्ड एक तरह का मिडिल मैन था फार्मर और ब्रिटिशर्स के बीच में, ठीक है ना। फार्मर्स और ब्रिटिशर्स के बीच में लैंडलॉर्ड क्या था? एक तरह का मिडिल मैन था। तो देखो नेक्स्ट, अब कितना सिस्टम था? द वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। द 3 टाइप्स ऑफ लैंड रेवेन्यू सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश वाया द जमींदार सिस्टम। दे आर द जमींदारी सिस्टम, द रियोटवाड़ी सिस्टम एंड द महलवाड़ी सिस्टम। 3 था, 1 2 3। तो 3 सिस्टम था ब्रिटिशर्स का लैंड रेवेन्यू का, जमींदारी, रियोतवाड़ी एंड महलवाड़ी। In 1973, Lord Cornwallis introduced a new system known as permanent settlement. Lord Cornwallis एक नया सिस्टम लेके आया, permanent settlement. So the जमींदारी सिस्टम operated under the permanent settlement system. तो ये 4th लेकर आ गया था, ठीक है। तो चलो हम लोग पढ़ेंगे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम क्या था। सब ऑलरेडी आप लोग हिस्ट्री में पढ़े होंगे, है ना। तो क्लास 10 तक ऐसे तो कोई ध्यान से पढ़ता नहीं है, बट इन केस अगर जो ध्यान से पढ़ा होगा तो क्लास 10 तक ऑलरेडी वो सब ये सब हिस्ट्री में वो आराम से अपना पढ़ा है, कोई नया चीज़ ऐसा नहीं है, ठीक है। चलिए the permanent settlement system PSS. Under the permanent settlement system of 1793 introduced by Lord Cornwallis, landlords in some part of the country were assured that the revenue demands on them would not be enhanced in future.
This increased the strength of landlord classes. No doubt, under the terms of this settlement, the state reserved to itself the right of legislation for the benefit of the peasants. Very little was done to act up to the promise. The landlords felt left to themselves, found it possible to eject the old class of tenants and to make settlement with the others at higher rents. Thus, rent level continuously increased, the number of ejections mounted up, and a veritable evolution occurred in the agrarian sector of the country. The customary rights of the peasants were completely brushed aside. Every time the alien rulers hiked the rate of land revenue, the landlords put pressure on helpless peasants to pay more rent or to abandon cultivation altogether, and land was transferred to those who was ready to pay more rent. The landlord-tenant relationship during the British was based on unbridled competition. It was believed that competition would be good for agriculture and expansion and prosperity. The landlords were given the strong incentive to expand their earning since the revenue payments were generally fixed. The permanent settlement was mainly defended on the ground of stability in land revenue which it secured. देखो क्या मतलब है इसका? इसमें बोला गया है महलवारी सिस्टम में कि कुछ एरिया में कंट्री का बोला गया कि आपका रेंट फिक्स्ड है. फार्मर्स लोग को जो हम लोग जो रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, लैंडलॉर्ड्स इन सब पार्ट ऑफ द कंट्री वर अश्योर्ड दैट रेवेन्यू डिमांड्स ऑन देम वुड नॉट बी इनहैंस्ड इन फ्यूचर. मतलब जो टैक्स ब्रिटिशर्स जमींदार से ले रहा है उसको बढ़ाया नहीं जाएगा, वो फिक्स्ड रहेगा. अब इससे क्या हुआ, जो ज़मींदार था वो लोग थोड़ा पावर आया, थोड़ा उन लोग के पास पावर आया कि हाँ भाई चलो ठीक चल रहा है, ठीक कर रहे हैं हम लोग. तो वो लोग क्या किया, बोला ठीक है, फार्मर लोग से वो लोग डील कर रहा था. अब वो लोग क्या किया ना, हाँ लेकिन ब्रिटिश बोला कि आगे हम लोग इन्हेंस्ड कर सकते हैं, लेजिस्लेशन इसके ऊपर बढ़ा सकते हैं, बना सकते हैं. ज़मींदार लोग रेंट पे दिया हुआ था, लैंड तो ज़मींदार का था, फार्मर्स लोग को रेंट पे दिया हुआ था. अब ये लोग क्या करता ना, ज़मींदार वक्त बे वक्त पैसा बढ़ाते रहता. मतलब क्या, रेंट जो है वो इंक्रीज करते रहता है लैंड का. और जो एग्री नहीं होता देने के लिए, जो रेडी नहीं होता देने के लिए, हटा के दूसरा को लेके आ गए. जैसे कि ये मेरा बाड़ी वाला है, ये घर का ओनर है, लैंडलॉर्ड है, हम यहाँ पे टेनेंट है, हमसे ले रहा है 10,000 रुपये भाड़ा. एक साल बाद बोला 15,000 लेंगे. हम बोले जा मेरा पास तो 15,000 नहीं है, हमको हटा के नया टेनेंट को लेके आया कि चलो तुम हटो तब दूसरा कोई आएगा. ये सिस्टम चल रहा था परमानेंट सेटलमेंट में. ठीक है, next the Mehalwari system. In few areas, landlords with whom the settlement was not made was not any individual. The whole village or group of landlords would be recognized as collective and superior owners of the land. These settlements were known as Mehalwari system. क्या मतलब है इसका, देखो पूरा गांव का ज़मींदार को बोला जाता था, पूरा गांव का एक साथ टैक्स कलेक्ट करके एक साथ हमको दो. मतलब इंडिविजुअली टैक्स नहीं लिया जाता था लैंडलॉर्ड से, पूरा गांव का जो टैक्स है वो एक साथ कलेक्ट किया जाता था और एक साथ लिया जाता था. ये जब पूरा गांव का टैक्स एक साथ कलेक्ट किया जाता था और लिया जाता था, इसको बोलते थे महलवारी सिस्टम, कि आप रिस्पॉन्सिबल है कलेक्ट करके एक साथ देने के लिए. रियतवाड़ी सिस्टम में the responsibility of the revenue payment was to assign to each cultivating separate land holding. Such was known as Riotwari settlement. The peasants held the land directly under the state, the right of inherit. अब देखो रियतवाड़ी सिस्टम में क्या था ना, लैंडलॉर्ड मतलब बीच में कोई लैंडलॉर्ड नहीं था, फार्मर से डायरेक्टली टैक्स कलेक्ट करता था गवर्नमेंट, फार्मर्स से डायरेक्टली टैक्स कलेक्ट करता था गवर्नमेंट अंडर रियतवाड़ी सिस्टम. अंडर महलवारी सिस्टम पूरा गांव का टैक्स एक साथ कलेक्ट किया जाता था. समझ में आ रहा है? तो फिर से समझ लीजिए, परमानेंट सेटलमेंट में क्या होता था, जमींदार टैक्स कलेक्ट करता था किसान से और
एक फिक्स शेयर जो है गवर्नमेंट को दे देता था। महलवारी सिस्टम में क्या होता था, पूरा गांव का टैक्स या जितना जमींदार है सबका टैक्स गवर्नमेंट एक बार में, ब्रिटिशर एक बार में लेता था। और जेठवाड़ी सिस्टम में जमींदार बीच में रहता ही नहीं था, फार्मर से डायरेक्टली टैक्स कलेक्ट कर लेता था ब्रिटिशर्स। ठीक है, चलो न्यू टाइप्स ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का नए नए टाइप्स आ गया। Another related point has to be noted in this context. Britishers brought forced commercialization agriculture में इंट्रोड्यूस कर दिया। फोर्स कमर्शलाइजेशन का मतलब क्या होता है? फोर्स कमर्शलाइजेशन का मतलब होता है जोर जबरदस्ती आपको जो प्रोडक्ट हम बोल रहे हैं, जो क्रॉप हम बोल रहे हैं, उसी को उगाना पड़ेगा। अब कॉलोनियल रूल के दौरान कमर्शियल क्रॉप्स का डिमांड ज़्यादा होने लगा। वो लोग बोला कमर्शियल क्रॉप्स उगाओ। अब भाई कमर्शियल क्रॉप्स अगर ज़्यादा उगाने लगेंगे तो कंट्री का लोग तो भूखमरी में चले जाएंगे, भूखा रहने लग जाएंगे। ठीक है, फार्मर्स जो कर्ज में चले जाएंगे, तो बहुत कोई का अपना ज़मीन बेच के कर्जदार लोग का पैसा देना पड़ा। फार्मर्स को फोर्स किया गया कि नहीं, आपको उगाना पड़ेगा जूट, कॉटन, ऑयल सीड्स, इंडिगो, क्योंकि हम लोग को इसका ज़रूरत है। हम लोग का जो इंग्लैंड में इंडस्ट्री है उसको ये सब चाहिए। ठीक है, अब देखो करता क्या था ना, रॉ मटेरियल्स कॉटन लेकर गया इंडिया से इंग्लैंड, वहां पर कॉटन का कपड़ा बनाया मशीन में और इंडिया में लाकर बेच दिया। मतलब इंडिया को रॉ मटेरियल इंडिया से लेकर जा रहा है और फिनिश गुड्स को लाके डंप भी यहीं कर रहा है, डबल कमा रहा है यहीं से। अदर रीजन अकाउंटिंग फॉर फोर्स कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, और क्या क्या रीजन था फोर्स कमर्शलाइजेशन का एग्रीकल्चर में? पहला था स्प्रेड ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी। न्यू इरिगेशन फैसिलिटीज बनाया गया जिससे क्रॉप्स को और प्रॉफिटेबल तरीके से ग्रो करने लग गया, जाने लगा, जैसे कि शुगर केन एंड ऑल। ठीक है ना, जिसमें वाटर कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है। अब कल्टीवेशन ऑफ फूड क्रॉप बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल था नहीं। ठीक है ना, तो मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन फार्मर जो फूड क्रॉप लगाता था वो अपने खाने के लिए लगाता था, अपने फैमिली मेंबर के लिए लगाता था और बहुत कम बेचता था। इनकरेजमेंट गिवन बाय ब्रिटिश अथॉरिटी। ब्रिटिश अथॉरिटी इनकरेज किया कि भाई टी ग्रो करो, कॉफी ग्रो करो। ठीक है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के चक्कर में फैसिलिटीज प्रोवाइड करता था, उन लोग को सेफ रखा जाता था। हाँ, ये लोग जो है कैश क्रॉप ग्रो कर रहे हैं। रेलवे कंस्ट्रक्ट किया गया। अच्छा, रेलवे इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया ताकि रॉ मटेरियल्स को खेतों से लेकर पोर्ट तक पहुंचाया जा सके और पोर्ट से चले जाएगा वो इंग्लैंड, और फिर फिनिश गुड्स जब पोर्ट में आए उस पोर्ट के थ्रू कंट्री का अलग अलग पोर्शन तक फिनिश गुड्स को मार्केट में भेजा जा सके। इस हिसाब से रेलवे को कंस्ट्रक्ट किया गया था। इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन एक नया डिमांड क्रिएट कर दिया फूड का और रॉ मटेरियल्स का इंडस्ट्रियल सिटीज और टाउन्स में। ठीक है, और यही प्रोसेस में प्रोडक्शन ऑफ नॉन फूड ग्रेन्स, कैश क्रॉप्स भी बहुत तेजी से बढ़ने लगा। ठीक है ना, तो ये सब जो था इम्पैक्ट था क्यों कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर किया गया या पॉसिबल हुआ। ठीक है, तो हम लोग का फर्स्ट क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं आज। नेक्स्ट क्लास में जो रिमेनिंग पोर्शन है इस चैप्टर का हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, ये फर्स्ट क्लास था, यूट्यूब में अवेलेबल है। जैसे हम प्रॉमिस किए थे आप लोग से कि हर वीडियो का, हर चैप्टर का पहला क्लास जो है वो यूट्यूब में आ जाएगा। बाकी रिमेनिंग क्लासेस जो है वो हम लोग का पेड बैच में जाएगा। सिर्फ आप लोग हम लोग का पेड बैच ज्वाइन करिए। ये मेरा नंबर है, आप लोग व्हाट्सअप करिए। और अब ज़्यादा दिन बचा भी नहीं है एग्ज़ाम का, 1.5 महीना तक बचा है, महीना 1.5 महीना। ज्वाइन करिए एकदम चीपेस्ट में। पूरा इकोनॉमिक्स का आपको कोर्स सिर्फ 499 में मिल जाएगा विथ 6 चैप्टर का रिकॉर्डेड वीडियोस, विथ नोट्स एंड एज वेल एज आपको हम लोग टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो जो भी डाउट होगा हमसे ज़रूर पूछिएगा। ये चैप्टर को हम लोग यहीं पे करते हैं ओवर। थैंक यू वेरी मच। आप लोग अच्छे से पढ़िए। मॉक टेस्ट का सीरीज़ हम लोग का स्टार्ट बहुत जल्द होने वाला है। जल्दी से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और अपना बेस्ट दीजिए। तो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक। कोई भी डाउट हो तो हमसे आप लोग ज़रूर पूछिएगा।